हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स क्या थे, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको किस हिसाब से पेपर में लिखना है, मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल फैक्टर्स play a significant role in increasing the production of agriculture and raising the standard of living of the farmers। तो अगर हमने एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना है तो हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है दोनों के दोनों लेके आने पड़ेंगे। जो टेक्निकल रिफॉर्म्स है उनकी बात तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के चैप्टर में कर ली। अब इस चैप्टर में हम करेंगे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कि किन इंस्टीट्यूशंस में चेंज करेंगे तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स आर कंसर्न्ड विद लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड होल्डिंग्स, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं ये किस फील्ड में आएंगे कि लैंड टेन्योर सिस्टम क्या होगा, ठीक है, क्या होना चाहिए, लैंड होल्डिंग्स कितनी होंगी, कम है, ज्यादा है, कितनी होनी चाहिए, और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होगा। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं। कैसे करते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। Technical factors are concerned with mechanization of agriculture, technique of farming, method of irrigation, etc. तो जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को असर करते हैं उसमें आ जाता है कि मशीनों का इस्तेमाल करना, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना फार्मिंग के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि इरिगेशन के मेथड्स को इम्प्रूव करना या हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वगैरह यूज करना। रिफॉर्म्स रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स आर कॉल्ड लैंड रिफॉर्म्स। तो जो भी इंस्टीट्यूशनल जो चेंजेस लेके आते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के साथ रिलेटेड हैं, जो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेटेड है, उसको हम लैंड रिफॉर्म्स कहते हैं। जो भी हम इसमें रिफॉर्म्स लेके आते हैं इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। तो इसमें एक आधी डेफिनेशन ऐड करोगे तो टीचर को बड़ा मजा आएगा और आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू गुनार मेडाल, land reforms are planned and institutional reorganization of the relation between man and land। तो मैन इंसान और जमीन के बीच में जो इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन होगी उसको लैंड रिफॉर्म्स कहा गया है, ठीक है। द टर्म लैंड रिफॉर्म्स इज यूज्ड फॉर ऑल दोज रिफॉर्म्स व्हिच आर कंसर्न्ड विद लैंड ओनरशिप एंड लैंड होल्डिंग्स। तो फिर से वही बात गोल गोल करके लिखी हुई है कि लैंड के ओनरशिप और लैंड होल्डिंग्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको हम जो भी उस रिलेशनशिप को हम जो तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे, उसको लैंड रिफॉर्म्स कहा गया है। लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स में कौन कौन से आ जाते हैं। नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स। अंडर दीज मेजर्स एफर्ट्स आर मेड टू डिस्ट्रीब्यूट द लैंड अमंग द टिलर्स। तो इस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स में जो टिलर्स हैं, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, उनके बीच में जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की गई, ठीक है। इट हैज टू एस्पेक्ट्स, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। ए, ऑल इंटरमीडियरीज आर एबॉलिश्ड एंड लैंड इज टेकन फ्रॉम देम। जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, बिचौलिए हैं, जो भी मतलब अ, जो टिलर है और गवर्नमेंट है उसके बीच में जितने भी बीच वाले बंदे हैं, इंटरमीडियरीज हैं, जिसको बिचौलिए भी कहा जाता है, उनको एलिमिनेट कर देना है, उनको खत्म कर देना है। दीज इंटरमीडियरीज मे और मे नॉट बी गिवन एनी कंपनसेशन। उन इंटरमीडियरीज को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि जो जमींदार थे वो सरकार के बीच में और जो फार्मर्स हैं उनके बीच में जो है बिचौलिए बने हुए थे, तो उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इतने सालों, इतने सदियों से एक्सप्लॉइट किया है किसान को, ठीक है। बी पॉइंट आ जाता है, द फार्मर द लैंड ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स। तो जो भी इंटरमीडियरीज हैं उनसे उस सिस्टम को खत्म करके जो भी जमीन ली जाएगी वो एक्चुअल जो फार्मर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। द कंडीशंस ऑन विच द लैंड इज गिवन and the size of land that is given to each cultivator are also determined under these measures। तो इन measures में ये भी डिसाइड किया जाएगा कि कितना जमीन जो है किसान को दी जाएगी, ठीक है, कितना साइज ऑफ लैंड दिया जाएगा, ठीक है, ये भी डिटरमिन किया जाएगा। तो सेकंड आ जाता है टेनेंसी रिफॉर्म्स, कि अगर आपने किराए पे जो जमीन दे दी एग्रीकल्चर के लिए तो कितना किराया होना चाहिए। इतना भी किराया नहीं होना चाहिए कि भाई किसान को कुछ बचे ही ना, समझ गई बात। दीज मेजर्स आर रिलेटेड टू सच रिफॉर्म्स दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेंट, के रेंट को रेगुलेट करना, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर में ये ना हो कि फसल खड़ी हो और जो लैंडलॉर्ड है वो आपको कह दे चलो भाई जमीन खाली कर दो या किराया डबल कर दो, ठीक है। और सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स मतलब मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देना
कि इससे ज़्यादा ज़मीन आपकी नहीं हो सकती। ये पूरा मैंने डिस्कस किया लैंड रिफॉर्म्स, जो मैंने टाइप्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स किए हैं उस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो क्या-क्या होते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर उस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, उसके मेरिट्स, डिमेरिट्स सब कुछ डिस्कस करूँगा कि एक-एक लैंड रिफॉर्म का क्या होता है, और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो थर्ड आ जाता है एग्रेरियन रीऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। इसमें क्या आ जाता है, दीज मेजर्स रिलेट टू साइज ऑफ होल्डिंग्स, कि कितनी आपके पास होल्डिंग्स का साइज होना चाहिए। इविल्स ऑफ subdivision and fragmentation of holdings are sought to be removed by such measures as consolidation of holdings, cooperative farming, etc. etc. तो इसमें हम बेसिकली कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, मान लो आपकी एक जमीन कहीं पड़ी है, दूसरी कहीं, तीसरी कहीं, तो इकट्ठी करके एक जगह सरकार कर देगी आपकी, कंसोलिडेट कर देगी, ताकि 10 जगह जाके आपको फार्मिंग ना करनी पड़े। मोर ओवर कोऑपरेटिव फार्मिंग, कि आप अपनी जमीन को इकट्ठा कर लोगे और मतलब इकट्ठा करके फार्मिंग के लिए इकट्ठे बेचा करोगे या कुछ करोगे। इसको भी मैंने पूरे डिटेल में लैंड रिफॉर्म्स के अंदर डिस्कस किया है, उसके टाइप्स के अंदर, ठीक है? कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होती है, कैसे होती है, वो पूरा डिस्कस करूंगा वहां पे। तो इसको कंक्लूड कर रहे हैं, इन शॉर्ट, लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लाइंग या इम्प्लाई सच इंस्टीट्यूशनल चेंजेस which turn over ownership of the farms to those who actually till the soil, and which raise the size of the farm to make it operationally viable। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में, सिंपल वर्ड्स में, वो सारे रिफॉर्म्स आ जाते हैं जिसमें हम ओनरशिप ऑफ फार्म्स, मतलब जमीन की जो मालिकाना हक है या ओनरशिप राइट्स हैं, वो उनको देते हैं जो जमीन पे एक्चुअली में काम कर रहे हैं, ना कि उनको देते हैं जो घर में बैठे हुए हैं, ठीक है? और दूसरा, जो साइज ऑफ फार्म को इतना बढ़ा देता है कि वो ऑपरेशनली वायबल हो जाए, मतलब थोड़ा प्रॉफिटेबल हो जाए। इतनी छोटी जमीन ना हो, या इतनी भी बहुत बड़ी जमीन ना हो कि काम ही नहीं हो पा रहा, इतनी छोटी जमीन ना हो कि उस पे भी काम करके कुछ ना बने। समझ गई बात? तो अब आ जाता है, ये तो था मीनिंग वाला पार्ट, अब आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है लैंड रिफॉर्म्स के, रिफॉर्म्स के मकसद क्या है, ठीक है? तो इस वीडियो में मैंने मीनिंग और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कवर किए हुए हैं, ठीक है? तो जिस हिसाब से पेपर में लिखने मैंने उसी हिसाब से किए हुए हैं कि फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो फर्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म इज टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ increased agricultural production and to motivate the farmers to produce more। तो मेन मकसद जो प्लानिंग कमीशन का था उस टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स लाने का, वो ये था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और फार्मर्स को थोड़ा इंड्यूस किया जाए, फार्मर को थोड़ा पंप अप किया जाए, ताकि वो ज्यादा काम करें और ज्यादा माल बनाएं। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड इन मेनी वेज। किस तरीके से? सबसे पहला आ जाता है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ होल्डिंग्स, कि सरकार डिक्लेयर करे कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड इतना हो सकती है पर पर्सन या पर फैमिली, और मिनिमम इससे कम नहीं हो सकती। समझ गई बात? दूसरा, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, 10 जगह अगर आपकी जमीन है तो सरकार इकट्ठी करके उसको एक जगह कर देगी, ताकि आप एक ही जगह अच्छे से काम कर सके, एटसेट्रा, सो एज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो ये सारा का सारा काम जो किसान है उसको एनकरेज करने के लिए किया जाएगा, ताकि लेबर और कैपिटल की वेस्टेज ना हो। तो सेकेंड आ जाता है सोशल वेलफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर ऑब्जेक्टिव is to introduce such reforms as to end the exploitation of the farmers and social injustice। तो इन रिफॉर्म्स को लाने का ये भी जो दूसरा मकसद था कि जो भी एक्सप्लॉयटेशन जमींदार या इंटरमीडिएरीज कर रहे हैं किसानों की, वो खत्म हो जाए। ये जो सोशल इनजस्टिस फैला हुआ है हमारे देश में, जो अंग्रेजों ने फैलाया था, वो खत्म हो जाए। Thus the aim of land reforms is to promote social welfare and equitable distribution of income। तो मकसद ये भी था कि सोशल वेलफेयर फैलानी है, और जो सॉरी, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो इनइक्वालिटीज फैली हुई है हमारे समाज में, उसको खत्म करना है, ठीक है? इट एम्स एट गिविंग लैंड टू लैंडलेस फार्मर्स बाय फिक्सिंग सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, गिविंग लैंड टू टिलर बाय एबॉलिशिंग जमींदारी सिस्टम एंड इंट्रोड्यूसिंग टेनेंसी रिफॉर्म्स। तो ये सारा का सारा ये एम करता था कि जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जिनके पास जमीन ही नहीं है, उनको जमीन देना ताकि वो काम करें। दूसरा, जो जमींदारी सिस्टम है उसको खत्म करना, और तीसरा, जो टेनेंसी रिफॉर्म्स हैं वो लेके आना, ताकि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है आम किसान की, वो खत्म हो जाए। तीसरा जो मकसद था इसका लैंड रिफॉर्म्स का लाने का, वो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देश की तरक्की। लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग रिक्वायर्स द डेवलपमेंट एंड सोशल पॉलिसीज शुड सप्लीमेंट ईच अदर। तो लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और सोशल पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए कि वो सप्लीमेंट करें डेवलपमेंट को बढ़ावा दें। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी मेट
बाय लैंड रिफॉर्म्स। तो ये सारा का सारा जो मकसद है ये तभी पूरा हो पाएगा जब लैंड रिफॉर्म्स आएंगे। These reforms will, on the one hand, be helpful to meet the objective of social justice, and on the other hand, farmers become progressive. तो एक तरफ तो ये फार्मर्स की हेल्प करेगा कि सोशल जस्टिस हो, सबके साथ बराबरी हो, और दूसरा ये फार्मर्स को पंप अप करेगा ताकि वो थोड़ा प्रोग्रेस कर सके। जब फार्मर को जमीन मिल जाएगी और एक्सप्लॉयटेशन का कोई डर नहीं रहेगा तो वो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। कंसिक्वेंटली प्रोडक्शन विल इंक्रीज विच विल प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो प्रोडक्शन तभी इंक्रीज होगी जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब ये है कि प्रोडक्शन विल इंक्रीज, जब भी प्रोडक्शन बढ़ेगी उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी ही होगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल किसान को पंप अप करना, इंड्यूस करना ताकि वो ज्यादा माल बना पाए। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई करना फार्मर्स का। ठीक है, रेजिंग ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द विलेजर्स इज अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। जैसे कि मैंने बताया, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स is to be improved and economic development of the villages is to be effective। तो लैंड रिफॉर्म्स में जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन मिल जाएगी, जो किराए पे जमीन लेके काम कर रहे हैं और एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो उनका रेंट वगैरह फिक्स कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है विलेजेस का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी इंटरमीडिएट है उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब आ जाता है कि लैंड रिफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों था हमारे देश के लिए। Importance of land reforms in India is evident from the following facts। तो सबसे पहला, इंसेंटिव टू कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स को इंसेंटिव तो मिले कि वो ज्यादा माल बनाए। ज्यादा माल तो तभी बनाएंगे जब उनको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है ना, इंसेंटिव क्या है कि जितनी भी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो कम हो जाए, और 10 जगह जमीन है तो एक जगह इकट्ठी हो जाए। तो जितने भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एग्रीकल्चर में, अगर उसको खत्म कर दिया जाएगा तो लैंड रिफॉर्म्स आएंगे तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो जो टिलर है, जो फार्मर है, एक्चुअली में जो काम कर रहा है वो एनकरेज फील करेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लैंड इन इंडिया इज कल्टिवेटेड अंडर टेनेंसी सिस्टम। तो ज्यादातर जमीन जो इंडिया में जो कल्टीवेट की जा रही है वो टेनेंसी सिस्टम के अंडर आती है, बल्कि खुद की जमीन नहीं होती, किराए पे ली होती है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द एक्चुअल कल्टिवेटर इज नॉट ओनर ऑफ द लैंड दैट ही कल्टिवेट्स। तो मतलब ज्यादातर फार्मर अपनी खुद की जमीन पे कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स नो इंसेंटिव टू द कल्टिवेटर टू improve क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड टू यूज मॉडर्न फार्म टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से जो फार्मर है उसको कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो जमीन की क्वालिटी को अच्छा करे या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। इट इज देयरफॉर नेसेसरी that land tenure system should be such as to enable the tiller of the soil to become its owner, or it should ensure him that he alone will get full benefits of the labor and investment। तो लैंड टेन्योर सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए जिसमें जो टिलर है, जो फार्मर है, उसको ये लगे कि भाई मैं ही जमीन का मालिक बन गया हूं और मेरे अंडर ही जमीन है, जितना मैं काम करूंगा उतना मुझे फायदा होगा। या फिर उसको ये इंश्योर कर दिया जाए कि भाई अगर तूने किराए पे भी ली हुई है जमीन तो तेरा रेंट इतना होगा कि अगर तू अच्छा काम करता है तो फिर बहुत ज्यादा पैसा बच जाया करेगा, ताकि तेरा जो इन्वेस्टमेंट और जो किसान का जो लेबर है उसकी मिसयूज ना हो। ठीक है, तो जितना भी वो मैक्सिमम लेबर और इन्वेस्टमेंट पुट करेगा उसका मैक्सिमम बेनिफिट फार्मर को ही होगा। इस वजह से रिफॉर्म्स ये लाए गए थे। कंसिक्वेंटली ही विल मेक इंक्रीजिंग यूज ऑफ न्यू फार्म टेक्नोलॉजी, वर्क हार्ड एंड प्रोड्यूस मोर। तो जब उसे पता है कि मेरे को प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, तो वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा लेबर लगाएगा, ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा और ज्यादा माल बनेगा। लैंड रिफॉर्म्स अलोन कैन प्रोवाइड सच एन इंसेंटिव। तो इस इंसेंटिव को जो है प्रोवाइड कराने में लैंड रिफॉर्म्स ही एक जो है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस थे जिसकी वजह से किसान को ये लगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमने डिस्कस किया कि इंड्यूस करना, इंसेंटिव्स क्रिएट करना कल्टीवेटर्स के लिए कि वो ज्यादा माल बनाए। सेकंड आ जाता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इंक्रीज करना। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स क्रिएट अ कंजीनियल मतलब कंड्यूसिव कह सकते हो, सूटेबल कह सकते हो, एटमोस्फेयर फॉर द फार्मर्स टू टेक ग्रेटर इंटरेस्ट इन द फार्मिंग एंड वर्क विद ग्रेटर जील एंड डिवोशन। तो लैंड रिफॉर्म्स ने क्या किया, एक सूटेबल एटमोस्फेयर क्रिएट कर दिया कि फार्मर्स अब पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा मोटिवेशन से काम करेंगे और ज्यादा डिवोशन से काम करेंगे, क्यों, उनको पता है कि जितना प्रॉफिट हुआ वो उन्हीं का होगा। इफ लैंड टेन्योर सिस्टम इज जस्ट और होल्डिंग्स आर ऑफ एडिक्वेट साइज और cooperative farming is practiced, then the farmer will make efficient use of the resources and effectively supervise agricultural operations। अगर लैंड टेन्योर सिस्टम को ऐसा बना दिया जाए
कि जो होल्डिंग्स होगी वो एक अच्छी क्वांटिटी की होल्डिंग्स आ जाएंगी, या कोऑपरेटिव फार्मिंग आ जाएगी, या इस टाइप का सिस्टम के किसान को पता है कि अगर मेरी ज़मीन जो है पूरी सूटेबल है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और उस प्रोडक्शन से जो भी प्रॉफिट होगा वो उसी को होगा, तो वो क्यों नहीं एफिशिएंसी से काम करेगा। समझ की बात। एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट देयर विल बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। तो इसमें हमने ये बताया कि प्रोडक्शन में इंक्रीज आ गया, क्योंकि फार्मर को कम जमीन थी तो ज्यादा होगी, ज्यादा थी तो कम कर दी, ऑप्टिमल क्वांटिटी कर दी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। ठीक है। थर्ड आ जाता है प्लांट डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू लैंड रिफॉर्म्स देयर विल बी अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स। गवर्नमेंट और फार्मर्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। जो जमींदार थे या जो इंटरमीडिएरी थे उनको खत्म कर दिया। सच डायरेक्ट रिलेशन विल फैसिलिटेट द यूज ऑफ लैंड इन कॉन्सोनेंस विद द प्लान डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। तो अगर ऐसा आपस में डायरेक्ट तालमेल या रिलेशनशिप होगा सरकार का और फार्मर्स का आपस में, तो जो भी सरकार प्लान डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज लेके आएगी वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर वाले फॉलो कर लेंगे। द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विल बी यूज बाय द फार्मर्स फॉर प्लान्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो जो भी सरकार फैसिलिटीज या पॉलिसीज लेके आएगी वो डायरेक्टली जो किसान है वो फॉलो करेंगे, तो डेवलपमेंट तो अपने आप ही होगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है सोशल जस्टिस। लैंड रिफॉर्म्स विल डिस्पेंस सोशल जस्टिस टू मिलियन ऑफ द फार्मर्स, जिनके साथ बहुत जो बुरा व्यवहार हो रहा था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो जब ब्रिटिश रूल एंड हुआ तो उसके बाद सबसे ज्यादा फोकस लैंड रिफॉर्म्स पे किया गया कि जो भी ये जमींदार जम वगैरह वगैरह इनको खत्म किया जाए, ताकि ये जो इनजस्टिस हो रहा है वो ना हो। Their exploitation will cease as they will enjoy the fruit of their labor and investment। तो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जमींदारी सिस्टम खत्म कर देंगे। अब जितना भी वो माल बनाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे पैसा, वो उनको ही फायदा होगा, किसानों को। बिकॉज ऑफ द फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम विल रिड्यूस। तो क्योंकि सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स के अंदर सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग लगा दी थी, मैक्सिमम लिमिट लगा दी थी कि इससे ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो जितनी भी फालतू जमीन होगी वो सरकार जो है कब्जा कर लेगी, और जो लैंडलेस फार्मर्स है उनको डिवाइड कर देगी, तो इससे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी आएगा। ठीक है। जो लोग फ्री बैठे हैं उनको भी तो काम मिलेगा ना। और इतने हजारों सालों से जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी अमीर गरीब की, वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी, कम हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन इनकम। तो जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि उनको जमीनें मिल गई। लैंड रिफॉर्म्स विल पेव द वे फॉर इंक्रीज साइज ऑफ होल्डिंग्स। इससे साइज ऑफ होल्डिंग्स बढ़ गई थी। इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द फार्मर्स विल बी इम्प्रूव्ड। तो जब ज्यादा जमीन आएगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो जो आर्थिक हालात हैं, जो इकोनॉमिक पोजीशन है फार्मर की, वो अच्छी हो जाएगी। दे विल प्रोग्रेसिवली अडॉप्ट न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो फार्मिंग की जो नई नई टेक्निक्स हैं, नए नए तरीके हैं, उसको अडॉप्ट करेंगे। कंसिक्वेंटली ग्रीन रेवोल्यूशन विल बिकम अ परमानेंट फीचर ऑफ द कंट्री। तो जब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन, तो फिर परमानेंट चीज होगी ना हमारे कंट्री में, क्योंकि जब खुद की जमीन होगी तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद तो किसान लेगा ही लेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के लैंड रिफॉर्म्स हैं, उनका डिटेल। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से उसका भी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।